विक्रमास। आई एम पूजा सिंह और एनसीईआरटी सीरीज जो विक्रमास एड्यूटेक चैनल पर होती है उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप हमारे साथ बहुत कुछ सीख रहे होंगे। एनसीईआरटी को एज ए स्कूल की तरह आपने जब पढ़ा होगा तो डिफरेंट लगी होगी, और अब जब हम कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको ये डिफरेंट लग रही होगी। ठीक है, तो अभी 2 और चैप्टर्स हमें करने हैं इसके अलावा 6 क्लास के, उसके बाद 6 पूरी हो जाएगी। एंड आई एम थिंकिंग कि मैं 7th ना लेके 8th ले लूं ताकि यही टॉपिक्स जो है इसको हम फर्दर पढ़ लें। ठीक है, तो लेट मी डिसाइड इन अ डे और टू, देन आई विल टेल यू कि किस तरीके से रहेगा आगे का कोर्स। ठीक है, तो फिलहाल इसको करते हैं। कि चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। चैनल ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर पढ़ेंगे कैसे, है ना। पढ़ने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज डू लाइक द चैनल, like the videos, subscribe to 3 different channels of Vikramas EduTech, Vikramas SSC and Vikramas IAS and PCS। ठीक है, चलिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स, क्लासेस के नोटिफिकेशंस और साथ में जो भी पीडीएफ्स होते हैं वो भी आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो हमने कल शुरू किया था मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, जिसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने 3 लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर के बारे में पढ़ा था। फिर हमने समझा था बायोस्फेयर को। ठीक है, मैंने आपको कल बहुत अच्छे से बताया था कि बायोस्फेयर क्या होता है ना। मैंने आपको बताया, ये भी बताया था कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर, ये तीनों जहां इंटरैक्ट करते हैं वो नैरो जोन, केवल लाइफ वही पॉसिबल हो सकती है। अब आप खुद सोचिए कि एटमॉस्फेयर तो है लेकिन हाइड्रोस्फेयर नहीं है, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर तो है, लिथोस्फेयर नहीं है, तो ये लाइफ पॉसिबल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। जिंदगी को सस्टेन करने के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए all the 3 components are very important and they are atmosphere, hydrosphere and lithosphere। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो आपके चारों तरफ का वातावरण है, हाइड्रोस्फेयर जितना भी पानी आप अपने आसपास देखते हैं, नदियों में, समुद्र में, जमी हुई बर्फ में, ग्लेशियर्स में और कहाँ नहीं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में भी जो आपके वेपर्स होते हैं वो भी हाइड्रोस्फेयर का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लिथोस्फेयर, यानी ठोस सतह। अगर ठोस सतह नहीं होगी, धरती पर दलदली जमीन होगी, तो भी क्या लाइफ पॉसिबल हो पाएगी? क्या आप जो गाड़ियों में 200-250 की स्पीड से चलते हैं, बहुत तेज बाइक चलाते हैं, क्या पॉसिबल हो पाएगा? अगर आपको बोल दिया जाए मार्शी लैंड है, दलदली जमीन है और अब आपको बाइक इस पर चलानी है, या आपको रेसिंग जो कर रहे हैं आप कार की वो इस पर करनी है, आप नहीं कर पाएंगे, आप इनफैक्ट खड़े नहीं हो पाएंगे, है ना। तो ये तीनों चीजों का कितना इंपॉर्टेंस है। और जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, जिस जोन में ये मिलती हैं, एक नैरो जोन होता है ना, कैसा होता है? नैरो होता है, पतला जोन होता है, और केवल यही लाइफ पॉसिबल है, इसीलिए इसको कहा गया बायोस्फीयर। 2 शब्दों से बना है, बायो और स्फीयर। ठीक है, स्फीयर आप सब जानते हैं, एक गोल बॉडी, बायो मींस लाइफ, तो जिस जहां पर लाइफ पॉसिबल है दैट इज बायोस्फीयर। ठीक है, चलिए, ये सब हम कल पढ़ चुके थे, मैंने बहुत डिटेल में लिथोस्फीयर, ये आपको कॉन्टिनेंट्स भी दिखा दिए थे। फिर हमने देखा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी जो उत्तरी भाग है धरती का, वहां पर क्या है? वहां पर लैंड ज्यादा है, और जो नीचे का सदर्न पार्ट है वहां पर पानी ज्यादा है। तो ये इस मैप से आपको बहुत अच्छे से, आप देखते ही आइडिया लगा सकते हैं, दिमाग में बिठा लीजिए इस आइडिया को, बहुत आसान हो जाएंगे आगे के जब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, तब आप देखिएगा। क्यों? क्योंकि जब हम ओशन करंट्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ ओशन करंट्स बहुत तेज चलते हैं, यहाँ नहीं चलते, कारण कि यहाँ पर लैंड नहीं है। देखिए ना, नीचे इतने एरिया में तो लैंड है ही नहीं, और ऊपर खाली जगह नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप इस तरीके से इसको, इसके ऊपर वाले को लैंड हेमिस्फीयर और नीचे वाले को वाटर हेमिस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड्स भी कभी अगर आपको लैंड हेमिस्फीयर की बात कहीं लिखी दिखती है तो समझ जाइए लैंड हेमिस्फीयर और कुछ नहीं है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ही लैंड हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, या कोई वाटर हेमिस्फीयर कहता है तो आंख बंद करके इमेजिन करिएगा इस फिगर को, ध्यान आ जाएगा कि पानी कहाँ ज्यादा था, ब्लू कलर कहाँ ज्यादा दिख रहा था, तो आप बता सकते हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर को क्या कहते हैं? वाटर हेमिस्फीयर। ठीक है, चलिए, एनसीईआरटी से कंसेप्ट बनाते हैं, फिर धीरे धीरे आगे चलेंगे तो आप बहुत सारी चीजें मेरे साथ सीखेंगे। ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन्स बता दी थी, उन माउंटेन्स पे कौन सबसे पहले चढ़ा था, मेल कौन से थे, फीमेल कौन से थे, इंडियन कौन से थे, सब कुछ मैंने कल आपको समझा दिया। तो देखिए, एनसीईआरटी जो होती है ना,
वो इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि आपके कंसेप्ट बनते हैं। अब आप किसी बड़ी बुक में पढ़ने जाएंगे तो वहां पर ना अगर लिखा होगा कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो आपको पढ़ के खुद हंसी आएगी कि यार इतनी बड़ी बुक और बेसिक चीज लिखी है। बेसिक यहीं से सीखते हैं, हम एनसीईआरटी से सीखते हैं, और ये वो बेसिक्स होते हैं जो हम चाहते ना चाहते स्किप कर देते हैं जब हम अपनी स्टडीज को कर लेते हैं। दिस इज द वन मेजर रीजन कि आप वन डे एग्जामिनेशन जहां पर जीएस पूछी जाती है, यानी जनरल स्टडीज पूछी जाती है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, या आपका स्टेट पीएससीज हो, यूपीएससीज हो, यहाँ पर गलती ही हमसे ये होती है कि हम बेसिक्स को स्किप कर देते हैं। तो बेसिक स्किप नहीं करना, उसका बेस्ट तरीका है एनसीईआरटी को तरीके से पढ़ना। ठीक है, चलिए, तो कल हमने एशिया देखा था, है ना, हमने देख लिया था ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, मेजरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, थोड़ा साउथ में भी आ रहा है, लेकिन सॉरी मेजरली नॉर्थ हेमिस्फीयर में है ना। इक्वेटर तो इधर नीचे से आएगा, यहाँ से तो क्या जा रहा है, यहाँ से तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी, एक बार इस वाले मैप पर आप फिर से देख लीजिए, या इससे आप देख लीजिए, ये क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है आपका इक्वेटर। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो इंडिया, ये जितना भी आपका यूरोप है मेजरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है ना, क्लियर है ये सारी चीजें, है ना। अपना प्यारा भारत इंडिया भी कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ये मैप जरूर स्टडी करिए, देखिए ज्योग्राफी को अगर समझना है, और स्पेशली ये वाली मैपिंग वाली ज्योग्राफी, आपके दिमाग में मैप छपा होना चाहिए। अगर मैंने बोला इंडिया, तो आपके दिमाग में फौरन इमेज आनी चाहिए कि इंडिया के बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि इंडिया का जो इंडिया में कहीं से भी इक्वेटर नहीं जा रहा होगा, या कहीं से भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं जा रहा होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें कब आती है, जब आप मैप को ध्यान रखते हैं। तो मैप्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर ज्योग्राफी को अच्छा करना है, और ज्योग्राफी से अगर आपकी मैपिंग अच्छी होगी ना, तो हिस्ट्री में आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसीलिए अभी जो हम ये चैप्टर है, यहाँ से थोड़ा मैपिंग का शुरुआत मानते हैं। बाकी मैं अभी प्लान कर रही हूँ विद इन अ वीक मैं आपके लिए बहुत अच्छी एक मैपिंग की सीरीज लेकर आने वाली हूँ, ठीक है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम मैप के तरीके से पढ़ेंगे। और आई अनाउंस यू इन सम डेज कि वो कैसे डिफरेंट होगी, वो डिफरेंट होगी, जितनी भी सीरीज आपकी यूट्यूब पे अवेलेबल है उन सबसे डिफरेंट होगी, उन सबसे बेटर होगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, तो चलिए लेट मी वर्क इट आउट ऑन दैट, एंड विद इन अ वीक और 10 days आई विल अनाउंस यू द उसका पूरा प्रोग्राम मैं आपके साथ अनाउंस करूंगी, हफ्ते में कितनी क्लासेस मैं आपकी लूंगी वो भी मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगी। ठीक है, चलिए तब तक इसको देख लिया होगा मैप को, तो आगे चलते हैं, एशिया को देख लेते हैं। आई होप कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आपको एशिया की कंट्रीज और उनके कैपिटल्स याद करने हैं। ठीक है, चलिए सब तो हमने पढ़ लिया था, यूरोप और एशिया क्योंकि मिला हुआ है तो उसको यूरेशिया भी कहते हैं। बाकी ये एशिया का मैप था, ठीक है, क्या था ये एशिया का मैप था। तो आप देख लीजिए कि मैंने ये कल आपको ये सब पढ़ाया था, तिमोर, इंडोनेशिया, ये सब मैंने आपको ये सब चीजें पढ़ाई थी। तो आई होप आपने देख लिया होगा। मंगोलिया का कैपिटल अभी न्यूज में था, उलन बतौर, क्यों था, अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। बाकी क्योंकि ये करंट अफेयर्स की क्लास नहीं है तो मैं इसके बारे में यहाँ डिस्कस नहीं करूंगी, पर कैपिटल पता होनी चाहिए। ठीक है, ताशकंद किसी ने पूछ लिया तो फिर ऐसा ना हो कि यार ये कहाँ पर है, नहीं, अगर आपने मैप पढ़ा होगा, आपने ढंग से पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि ताशकंद कहाँ पर है ना। क्योंकि जो भारत के वो थे गृह मंत्री जो थे हमारे, तो उनकी डेथ हुई थी ताशकंद में। ताशकंद डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है जो इंडिया ने साइन किया था। ठीक है, तो इस तरीके की छोटी छोटी देखिए हिस्ट्री को भी जब आप पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ से आप ध्यान से उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। यूरोप, यूरोप को देख लेते हैं। एशिया के मुकाबले बहुत छोटा सा है यूरोप, है ना, वेस्ट ऑफ एशिया, है ना। अब मैं जब वेस्ट और ईस्ट बोलती हूँ तो दिमाग में ये वाला मैप होना चाहिए, क्या ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इतना तो क्लियर है। इंडिया के मैप से ही पता है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है। ठीक है, तो यूरोप किधर है, अगर एशिया इधर है तो एशिया के वेस्ट में यूरोप है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको कोई भी डायरेक्शंस बताई जाती है तो आपको इस मैप का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट।
ठीक है, क्या पास होता है, आर्कटिक सर्किल। इसीलिए यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां बहुत बर्फ रहती है ना, तो वो उसके पीछे रीजन क्यों क्या है कि यूरोप से आर्कटिक सर्किल पास होता है। इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड, जिसके 3 साइड पर पानी है। ठीक है, ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो नॉर्मली हम स्किप कर देते हैं, है ना। मैप भी दिखाऊंगी मैं आपको यूरोप का, एक सेकेंड, ये देखिए, तो आप खुद से देखिए, ये रहा आर्कटिक सर्किल, ये स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, इस वाले एरिया से ये पास हो रहे हैं ना, तो स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, यहाँ से ये पास हो रहा है। तो आर्कटिक सर्किल, तो आर्कटिक सर्किल हमें पता है कि वहां पर क्या रहता है, वहां पर फ्रीजिंग कंडीशंस बनी रहती है फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, अब देखिए 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, कैसे, ऊपर आर्कटिक ओशन है ना, आर्कटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, और इसके नीचे देखेंगे तो मेडिटेरेनियन सी है। तो 3 तरफ से यूरोप किससे घिरा हुआ है, 3 तरफ से यूरोप घिरा हुआ है आपका पानी से, ठीक है, वाटर बॉडीज से। ठीक है, चलिए, तो अब हम यूरोप को देखते हैं। याद करने का तरीका बहुत अच्छा है, नॉर्वे से शुरू कीजिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया। ठीक है, फिर उसके बाद जर्मनी को सेंटर मान लीजिए, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्सेमबर्ग, हम इसे नहीं भूल सकते, लक्सेमबर्ग नॉर्मली बच्चे भूल जाते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं ना यूरोप को, तो लक्सेमबर्ग तो पता ही नहीं होता कि ये भी कोई कंट्री है। लक्सेमबर्ग को बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत छोटा सा दिखा रहता है ना। स्विट्जरलैंड, फिर उसके बाद इटली, फ्रांस, यूके, आयरलैंड, स्पेन, पोर्चुगल, यस यही पोर्चुगल जहां से पोर्चुगीज सबसे पहले इंडिया आए थे। वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन इंडिया बाय सी रूट। ठीक है, तो कहां से आया था, वो यहाँ से आया था, पोर्चुगीज से आया था। ये नीचे आपका शुरू हो जाता है क्या, अफ्रीका, है ना, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ये क्या है, अफ्रीका का पार्ट है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि मेडिटेरेनियन सी से ये सेपरेटेड है। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, ये स्पेन को मोरक्को से सेपरेट करती है। ठीक है, ये इधर फिर आपका ग्रीस हो गया, टर्की हो गया, अल्बानिया, बुल्गारिया, मोंटेनिग्रो, सर्बिया, बोस्निया हर्जिया, रोमानिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। अभी देखिए यूक्रेन का ये चल रहा है वॉर। ठीक है, तो अब जरा मुझे इस पे ढूंढ के बताइए कि रशिया, ये रहा, तो ये रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, बेलारूस रशिया को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ब्लैक सी, ये रहा आपका, यहाँ पर ब्लैक सी भी है ना, किधर चला, ये रहा ब्लैक सी। ठीक है, यहीं पर होती है ना ब्लैक सी में एक्सरसाइजेस। तो ये मैप, जब अगर ये नाम आपको पता होंगे, ये कंट्रीज, ये मैप आपने अच्छे से याद किया होगा, तो ये सब बहुत आसान हो जाएगा। पर मैप में आपको अलग से मैपिंग की सीरीज में कराऊंगी, यहाँ पर नहीं करेंगे। पर हाँ, आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन यूरोप में कौन कौन से नेशंस आते हैं, एटलीस्ट उनके नाम और कैपिटल्स इसी चैप्टर के साथ याद करनी, बिकॉज यू ऑल आर नॉट इन 6th स्टैंडर्ड, हम कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इसीलिए जरूरी है कि बेसिक आइडिया तो हम रखें, डिटेल्स कराना मेरा काम है, मैं वो आपको करा दूंगी। ठीक है, चलिए अफ्रीका में चलते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद, है ना। इक्वेटर या 0 डिग्री लैटिट्यूड runs almost through the middle of the continent. A large part of Africa lies in northern hemisphere. फिर अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका की जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों लाइनें पास होती है। तो ये फैक्ट है ना, क्या है ये, फैक्ट है, और ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसमें से तीनों मेजर लैटिट्यूड्स पास होते हैं, यानी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्या है वो अफ्रीका है। इस फैक्ट को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये अफ्रीका का मैप है। मैं यही बोलूंगी कि देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए किस किस जगह से, किस किस कंट्रीज से आपका ट्रॉपिक ऑफ ये इक्वेटर पास हो रहा है, किससे आपका कैंसर यानी कर्क रेखा पास हो रही है, किससे कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पास हो रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कैप्रिकॉर्न है सिर्फ साउथ अफ्रीका से पास हो रहा है। ठीक है, इक्वेटर कई सारे कंट्रीज से पास हो रहा है, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देन युगांडा, कीनिया और आपका सोमालिया, इन सब से पास हो रहा है। ये हॉर्न है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिशन्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको इन फैक्ट्स पर ध्यान देना है, इनको बहुत अच्छे से इनको प्रैक्टिस करना है।
क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एज ऑफ नाउ आपको क्या करना है कि आपको इन सारे फैक्ट्स को जो मैं बता रही हूँ, ये सारे नेशंस जो अभी दिए हुए हैं, इन सारे नेशंस को आपको एटलीस्ट एक बार गो थ्रू तो जरूर करना है, ठीक है। चलिए, सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका, ठीक है। तो दुनिया का सबसे गर्म डेजर्ट जो सहारा डेजर्ट है ये अफ्रीका में है, ठीक है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सारे साइड्स पर ओशंस और सीज हैं, ठीक है। यानी ये चारों तरफ से, यूरोप हमने देखा था 3 तरफ से पानी के सोर्सेस से घिरा हुआ था, लेकिन अफ्रीका के चारों तरफ पानी है और कुछ ओशंस है, कुछ सीज है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक है, इधर इंडियन ओशन है, ठीक है। यहाँ हमने देखा था मेडिटेरेनियन सी है, और यहाँ पर भी क्या है देख लेते हैं। चलिए, the world's longest river Nile, it flows through Africa. तो अफ्रीका से नाइल रिवर पास होती है, ठीक है। आपको पता है दुनिया की सबसे लंबी नदी है नाइल रिवर, जिसे हिंदी में नील नदी भी कहा जाता है, ये अफ्रीका से निकलती है। एंड रेस्ट एश्योर्ड, मैं इस सीरीज को जो लेकर आने वाली हूँ मैपिंग की, उसके बाद ये सब चीजें आपको इतनी आसान लगेंगी कि व्हाइट नाइल कहाँ से निकल रही है, ब्लू नाइल कहाँ से निकल रही है, दोनों मिलके मेन नाइल रिवर कहाँ बना रहे हैं, ये सब बहुत आपके टिप्स पर होगा। ये नेशंस के नाम अभी जो मैप देख के डर लग रहा होगा ना कि इतना सब कैसे करेंगे, कि ऐसे चुटकियों में याद होगा, मैं आपको ऐसे याद कराऊंगी। इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड, ठीक है। ये हमने पढ़ ही लिया था, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों के तीनों अफ्रीका के मैप से पास होते हैं, ठीक है। चलिए, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका इज द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो कल मैंने आपको बताया था कि आपको सीक्वेंस याद करना है, कौन बड़ा है, कौन उससे छोटा, फिर कौन उससे छोटा। तो एशिया सबसे पहले था, अफ्रीका है, और 3rd लार्जेस्ट हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका से लिंक्ड है बाय वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। तो ये वर्ड याद कर लीजिएगा, पनामा कैनाल भी हम यहाँ पढ़ेंगे। इस्थमस ऑफ पनामा क्या है, एक बहुत नैरो लैंड जो साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट करता है। देखिए मैप में देख लेते हैं, है ना, ये देख लीजिए, ये आपका नॉर्थ अमेरिका सेंट्रल। तो ये जो बहुत पतला सा लैंड का एरिया है जो इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है, इस्थमस ऑफ पनामा है। ये देखिए पनामा कंट्री इधर है, और यही इसी को काट करके बनाया गया है पनामा कैनाल। आपने बहुत नाम सुना होगा। इट्स अ मेजर सी रूट, ट्रेड रूट है। डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं, क्योंकि अभी हम स्ट्रिक्ट रहेंगे अपने 6th क्लास के एनसीईआरटी के लेक्चर पर, ठीक है। चलिए, तो अभी देख लेते हैं और क्या चीज है इसमें। द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली नॉर्थ एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो यानी नॉर्थ और वेस्ट, यहाँ पर पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका लाई करता है। इसका कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, तो आप याद रखिएगा कि नॉर्थ और वेस्ट में है, ठीक है। 3 ओशन सराउंड दिस कॉन्टिनेंट। तो देख लीजिए 3 ओशन इसको सराउंड करते हैं, पैसिफिक, आर्कटिक एंड एटलांटिक। तो एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, क्या नाम है उसका, नॉर्थ अमेरिका। आर्कटिक ओशन, देन आपका अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, याद रखिएगा, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये फैक्ट्स हम कहाँ से बिल्ड कर रहे हैं, हम एनसीईआरटी से ही फैक्ट्स बिल्डअप कर रहे हैं, इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आपको स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलती, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि आप बेसिक्स आपके क्लियर है। तो बेसिक्स क्लैरिटी के लिए प्लीज इट्स रिक्वेस्ट कि एनसीईआरटी को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। हम आपके लिए वैसे भी एनसीईआरटी को आसान बनाने, सिर्फ हमें फॉलो करके चलना है, चैनल को सब्सक्राइब करके चलना है, और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। बस इतना सा आपको करना है, रेस्ट एश्योर्ड आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, ये गारंटी है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया पैसिफिक, अटलांटिक एंड आर्कटिक ओशन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ ज्यादा आपके समझने जैसा नहीं है, इसको देख लीजिए। दिस इज यूएसए, दिस इज कनाडा, आर्कटिक सर्कल यहाँ से जा रहा है, ग्रीनलैंड है इधर, रशिया का इधर एशिया वाला पार्ट आ गया, ठीक है। बेरिंग से, ये सब तो हम बाद में देखेंगे। मैक्सिको, फिर इस्थमस ऑफ पनामा, यहाँ पर कैरेबियन का पूरा एरिया, बहामास है, ये सब मैं आपको कराऊंगी जब हम डिटेल करेंगे। लेकिन आपको अभी के लिए इस मैप को एक बार देखना जरूर है, कौन सी चीज कहाँ है, थोड़ा सा दिमाग पे कनेक्शंस बनाइए, जैसे मैंने कल साइंस की क्लास में बताया भी था
कि दिमाग के जब हम कनेक्शंस बनाते हैं तो न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं और कनेक्शंस बनाने से हम चीजों को कभी नहीं भूलते। तो जब भी पढ़ रहे हैं तो कनेक्शंस बनाकर पढ़िए, ठीक है। फिर आप बात कर लेते हैं साउथ अमेरिका की। ये सदर्न हेमिस्फीयर में है ना। इसके चारों तरफ ईस्ट और वेस्ट में 2 ओशंस हैं, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। एंडीज दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज, ये इसके नॉर्थ से लेकर साउथ तक, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आपको वेस्टर्न साइड पे दिखेंगी। तो ठीक है, याद रखिएगा दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस एंडीज कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में, ठीक है। चलिए, साउथ अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन भी है। तो ये 2 फैक्ट्स हैं, एंडीज और अमेजन। ए फॉर एंडीज, ए फॉर अमेजन, दोनों ही कहाँ है? साउथ अमेरिका में, ठीक है। मेरे ख्याल से आप भूलेंगे नहीं। ये 2-3 फैक्ट्स जो मैं आपको बता रही हूँ अलग से कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि जब भी टाइम मिलता है तो इन फैक्ट्स को जरूर रिवाइज करें, हम भूलते हैं ना नहीं तो फैक्ट्स को, ठीक है। ये देख लीजिए, अटलांटिक ओशन, इधर आपका पैसिफिक ओशन है, ठीक है। ऊपर भी अटलांटिक है, पैसिफिक है, इधर ऊपर आ जाता है इसके अमेरिका, कैरेबियन सी है, नीचे अंटार्कटिका है, तो सदर्न ओशन भी यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए एंडीज कहाँ, यहाँ से कहीं से शुरू होती है और ये पूरा यहाँ पर एंडीज आपको मिलेगी। तो जब हम पढ़ेंगे इसके फिजिकल मैप को तब मैं ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। एंड बाय द वे, आपको फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप में डिफरेंस पता है ना? हाँ, पता नहीं है तो होना चाहिए। जिसमें सिर्फ डिवीजन सीखते हैं उसको पॉलिटिकल मैप कहते हैं, जिसमें रिवर्स, माउंटेन्स, ओशंस, इन सबके बारे में नॉलेज होती है उसको हम बोलते हैं फिजिकल मैप, ठीक है। चलिए, इसको भी मैं किसी दिन आपको समझाऊंगी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से पास होती है और इक्वेटर यहाँ से पास होता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछ लेता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साउथ अमेरिका से पास होती है, तो बिल्कुल नहीं होती। सिर्फ एक अफ्रीका ऐसा है जिसमें से तीनों लाइंस, तीनों लैटिट्यूड्स पास होते हैं, तीनों मेजर लैटिट्यूड्स पास होते हैं। ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ना, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, एंटायरली इन सदर्न हेमिस्फीयर, सारे साइड से ओशन और सीज से घिरा है। आइलैंड कॉन्टिनेंट भी इसको कहा जाता है क्योंकि बहुत छोटा सा है और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसको एक द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है ना, यानी आइलैंड कॉन्टिनेंट इसको कहा जाता है। एंटार्क्टिका, ये भी सदर्न हेमिस्फीयर में है। इट्स अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। तो फैक्ट है ये, कहाँ है साउथ पोल? एंटार्क्टिका के सेंटर में पूरा का पूरा साउथ पोल है। कहाँ है साउथ पोल? एंटार्क्टिका जो कॉन्टिनेंट है उसके सेंटर में पूरा का पूरा साउथ पोल सिचुएटेड है, ठीक है। As it is located in the south polar region, it is permanently covered with thick ice sheets, ठीक है। तो अब भाई पूरी तरीके से पोल पर है तो यहाँ पर परमानेंट आइस शीट्स होती है, ग्लेशियर्स होते हैं। There are no permanent human settlements, यहाँ पर कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट्स परमानेंट नहीं है, सिर्फ रिसर्च स्टेशंस में है। रिसर्च स्टेशंस है एंटार्क्टिका में। इंडिया के भी रिसर्च स्टेशंस यहाँ पर है, इनका नाम है मैत्री और भारती। तो ये फैक्ट है, याद रखिएगा। इंडिया के रिसर्च स्टेशंस जिनको एंटार्क्टिका में स्टेशन किया गया है उनका क्या नाम है? तो आपको याद रखना है, भारती है और दूसरा मैत्री है, ठीक है। आई होप इतने फैक्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो ये था आज की क्लास में। मैं नेक्स्ट सेशन में आगे के लिए मिलती हूँ, फिर आगे जो इस चैप्टर का बचा हुआ पार्ट है उसको आपके साथ डिस्कस करूंगी। पर तब तक के लिए प्लीज टेक केयर और अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। पुराना अगर नहीं किया है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इसके सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहां जाकर के इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।